हम बात करेंगे बहुत दुखदाई विषय सीसेट पर। पूरे चैप्टर में सवाल बहुत इजी आते हैं। मोहल्ले में हवाबाजी का एक बढ़िया सवाल। अब ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो मैं कहता हूं इसे चॉकलेट का रूल, एक यूनिटरी लॉ कहते हैं हम। अब मॉडर्न लोग, हम गरीब लोग चॉकलेट कहते हैं। 3 रुपए की 10 चॉकलेट, तो राजू बताओ 7 रुपए की कितनी चॉकलेट। ये मेथड दिमाग में भर लीजिए। 50% सवालों के जवाब जब मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं तो केवल इसी से हल कर देता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? आज हम अगर कोई चीज सीख रहे हैं तो ये सीख रहे हैं कि हल। अब इतना सिखाने के बाद भी उत्तर ना आए तो अपने आप को आईने में देखकर पूछना कि क्या भरा पड़ा है। अब ध्यान से सुनिएगा मैं जो बताने जा रहा हूं। ये मेरा फेवरेट सवाल। सबसे बुरा सोचो, सबसे बुरा आपकी जिंदगी का उससे ज्यादा खतरनाक दिन नहीं था। हर जगह बताना है कि सीसेट केवल किनसे करना है, माहौल बने रहना चाहिए। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। 1 घंटा तो बैठ सकते हैं ना अभी? वैसे भी दिल्ली वालों को बैठने की बहुत आदत है। हम बात करेंगे सीसेट में। मैं कुछ चाहता हूं कि ऐसी चीजें आज सीख कर जाए कि जिसका गारंटेड रिजल्ट मिले। इसमें हम आज शुरुआत करते सीधा। पहला जो कंसेप्ट है, 2011 से 2024 तक में एक चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ। क्लास 4th में पढ़ाया जाता है, पर फिर बुढ़ापे के समय आखिरी देखना पड़ रहा है यहां पर। तो उस पूरे चैप्टर में सवाल बहुत इजी आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये स्टूडेंट की होती है कि उसे वो आइडेंटिफाई हो ही नहीं पाता एग्जाम हॉल में कि ये क्वेश्चन एलसीएम से सॉल्व होगा। तो सबसे पहला कंसेप्ट हम ये सीखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन एलसीएम से सॉल्व होगा। जैसे हम एलसीएम पढ़ चुके हैं, हमारी लाइफ में एलसीएम हमने कई बार सुना है और यूज करते रहते हैं। सभी को इतना तो पता है, जैसे 12, 15, 20 का अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो हम कैसे करेंगे एलसीएम? गरीबी से शुरू कर रहे हैं बिल्कुल। 12, 15, 20, तो बिल्कुल इतना तो सभी को पता होगा कि सर सभी को एक साथ डिवाइड कर देते हैं, जो डिवाइड नहीं होता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो सभी को पता होती है, ये मान के चलते हैं हम लोग। हमने कहा कि इन सबका क्या कर लो फिर? मल्टीप्लाई। बस 2 बातें याद रखना इसमें। हमेशा इसमें प्राइम नंबर यूज करिए, कंपोजिट मत करिएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगता निकालने में, 30 सेकंड लगते एलसीएम निकालने में, और बहुत सफिशिएंट टाइम है वो हमारे लिए। ये तो बहुत सिंपल चीज हुई, लेकिन हमें ये जानना है वेयर वी यूज द एलसीएम। सो राइट डाउन द फर्स्ट कंसेप्ट। इन इवेंट्स टुगेदर, घटनाओं को एक साथ ज्ञात करने के लिए, इन इवेंट्स टुगेदर वी यूज एलसीएम। घटनाओं को एक साथ ज्ञात करने के लिए हमें एलसीएम की आवश्यकता होती है। जैसे एक बड़ा कंसेप्ट है, आपने सुना होगा कभी कभी कोई एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष, ये कहता है कि फलाना वर्षों के बाद एक ऐसा सोलर एक्लिप्स होगा जब वो भारत में दिखेगा, फिर ऐसी कुछ और चीजें उसमें जोड़ेगा। उस एस्ट्रोलॉजर को कैसे पता चला कि इतने साल के बाद ये होगा? क्योंकि उसने सोलर एक्लिप्स का कितना इंटरवल है, पूर्णिमा या अमावस्या का कितना इंटरवल है, और सारी घटनाओं को लगने वाला कितना इंटरवल है, इन सभी टाइम का क्या निकाल दिया? एलसीएम। क्योंकि जब सारी घटनाएं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते, मैंने एक नया टापू डिस्कवर किया है, मान लीजिए वहां पर हर 4थे साल सुनामी आती है, हर 5वें साल भूकंप आता है, और हर 6वें साल अर्थक्वेक, वोल्केनो एक्टिव हो जाता है। तबाह करना चाह रहा हूं मैं उसे। अब ऐसा कोई टाइम बताओ जब तीनों घटनाएं एक साथ, इमीडिएटली दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ये सवाल किसका है। अब सवाल कठिन थोड़ी भाई, कक्षा 3 का बच्चा भी एलसीएम बता सकता है, 4 का बच्चा भी, लेकिन क्या वो ये आइडेंटिफाई कर पाया कि ये क्वेश्चन किसका है? एलसीएम का। इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन में यूपीएससी ने अभी तक कैसे सवाल पूछे? यूपीएससी ने पूछा है 5 पर्सन स्टार्ट शूटिंग टुगेदर, दे शूट एट द इंटरवल ऑफ 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड। इन 1 hour हाउ मेनी टाइम्स दे शूट टुगेदर? इमीडिएटली दिमाग में आना चाहिए कि सवाल किसका है?
4 क्लब है किसी स्कूल में, उन क्लब की मीटिंग 6वें दिन होती है, 9वें दिन होती है, 12वें दिन होती है, 20वें दिन होती है। चारों क्लब एक साथ मीटिंग कब करेंगे? क्या आना चाहिए था दिमाग में? अगर ये पॉइंट हमारे दिमाग में रह जाए कि एलसीएम की हमें जरूरत कहां पड़ती है? इवेंट्स टुगेदर। अब वो इवेंट्स टुगेदर मीटिंग टुगेदर हो सकता है, शूटिंग टुगेदर हो सकता है, टोलिंग टुगेदर हो सकता है, या वो किसी भी प्रकार की और चीज हो सकती है जो इवेंट्स टुगेदर का हिस्सा बन सकती है। पूरे साल के पेपर, जैसे 2024 का पेपर देखेंगे तो एक क्वेश्चन उन्होंने कैलेंडर का पूछा था, कहा था कि एक जोसेफ है वो हर दूसरे दिन स्विमिंग पर जाता है और एक उसकी फ्रेंड है वो हर तीसरे दिन स्विमिंग पर जाती है। 1 तारीख को स्विमिंग पर गए थे, नेक्स्ट टाइम दोनों एक साथ स्विमिंग पर कब जाएंगे? इससे ज्यादा घटिया सवाल क्या हो सकता है? 2 और 3 का एलसीएम, अरे 6 होगा ना, किसी बातें कर रहे हो? 2 और 3 का एलसीएम 6। आज 1 तारीख को गए थे, 6 दिन बाद क्या आने वाला है? हम कहेंगे 7 तारीख को फिर से एक साथ स्विमिंग के लिए जाएंगे। यह सवाल भी यूपीएससी का ही है। हमें क्या पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन एलसीएम का है, उसके लिए केवल एक आइडेंटिटी, और वो क्या है? इवेंट्स टुगेदर। जब भी आपकी जिंदगी में कई घटनाओं को एक साथ करने के लिए कोई पूछे तो आप कहिए कि उन सारे घटनाओं का टाइम जो होगा, उन सभी टाइम का क्या निकाल दीजिए? एलसीएम। सो एलसीएम की आइडेंटिफिकेशन है इवेंट्स टुगेदर। अब मैं आपको 4-5 सवाल दिखा रहा हूं, इन 14 वर्षों में आए हैं। पूरे सवाल दिखाऊंगा तो एक ही टॉपिक में पूरा समय बीत जाएगा, तो आपको आइडिया रहे कि देखो ऐसे सवाल यूपीएससी पूछती है। जैसे पहला सवाल मैं आपको एलसीएम का दिखा रहा हूं, आप पढ़ते ही कहेंगे कि इससे ज्यादा सिंपल सवाल क्या होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस समय फ्लैट 50% डिस्काउंट और लगभग 6 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन ऑफर आपको दिया जा रहा है। लेकिन उसके साथ मृणाल सर के इकोनॉमिक्स का कंप्लीट एक बड़ा नोट्स है। ये जितना फोटो आप देख रहे हैं उसकी तुलना में काफी बड़ा एक कंप्लीट नोट्स आपको दिया जा रहा है। ये नोट्स लगभग 1200 रुपए के हैं। आप यदि इस समय सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, लेकिन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। कई सारे नए बैच 11 फरवरी, 13 फरवरी और 10 फरवरी से स्टार्ट किए गए हैं, जिन्हें आप अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। पहली बार रिकॉर्डेड सीसेट क्लास केवल आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर हम लेकर आ रहे हैं 2999 में, जिसमें आपको मिलेगा प्री का कंप्लीट पैकेज सी सेट का, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डीआई के साथ साथ आपके कंप्लीट पीवाईक्यू क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज भी सॉल्व करते चलते हैं। और सबसे जरूरी, सी सेट का यह केवल 24 आवर का ही ऑफर है। आज अभी समय जब आप ये क्लास देख रहे हैं, देख लीजिए कि 24 आवर्स तक ही आपको ये प्राइस अवेलेबल रहेगा। 2999 सी सेट कंप्लीट पैकेज रिकॉर्डेड क्लास का, जो लगभग 100 आवर से ज़्यादा का है, केवल 24 आवर के लिए इस प्राइस में अलाउ किया गया है। सभी को मैं चाहूँगा कि अगर सी सेट इस बार क्लियर करना है तो इस बैच या इस क्लास को मिस मत करिएगा। और आप आंसर निकालना स्टार्ट करेंगे, एलसीएम निकालना है बस आपको। 3 पर्सन स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर and the measure of their steps are 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each person must walk so that each person cover the same distance in complete steps? ठीक है, पहले सवाल समझिएगा। 3 लोग हैं, एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं। एक का स्टेप लेंथ 40 सेंटीमीटर का है, एक का 42 सेंटीमीटर का है और एक का 45 सेंटीमीटर का है। वो कह रहे हैं कि तीनों लोग कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर करें ताकि तीनों फिर से एक साथ हो सके, उस डिस्टेंस को अपने स्टेप लेंथ से कवर कर सके। इस क्वेश्चन को पढ़ते समय 2 बातें याद आनी चाहिए। पहला कि वो अलग अलग स्टेप लेंथ है। जैसे मान लीजिए मैं, मेरा बालक और मेरी पत्नी साथ साथ चल रहे हैं, मेरे कदमों की लंबाई ज्यादा है।
अब ऐसे कदमों की लंबाई के माध्यम से मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया। मेरा बालक छोटे कदमों की लंबाई से वही डिस्टेंस कवर करना चाहता है, तो ऐसा कोई डिस्टेंस होगा जो मेरे स्टेप लेंथ और उसके स्टेप लेंथ से कॉमनली क्या होता होगा, डिवाइड होता होगा। और वही हमारे वाइफ की स्टेप लेंथ से भी क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा स्टेप लेंथ निकालना है, ऐसा डिस्टेंस निकालना है जो तीनों स्टेप लेंथ का कॉमन मल्टीप्लाई होगा। मतलब मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। बताइए 40, 42, 45 का एलसीएम। आंसर आइए देख लेते हैं। अभी भी कुछ लोगों के चेहरे भयानक हैं। 40, 42, 45, ये यूपीएससी का ओरिजिनल क्वेश्चन है, 2011-12 के आसपास का है अभी ये। कभी भी मल्टीप्लाई करते समय 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करा करिए, कैलकुलेशन इजी होंगे। 4, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 9 इंटू 7 2520। यह आंसर किस में आएगा, क्योंकि सारे डेटा किस में थे, सेंटीमीटर में, तो हम इसको मीटर में बदलकर क्या लिखेंगे, 25 मीटर 20 सेंटीमीटर। सवाल सिंपल हैं, बट इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम हॉल में स्टूडेंट उसे आइडेंटिफाई कर सकते, तो आंसर इजी है। नहीं कर पाएंगे तो फिर घर पे आने के बाद पता चलेगा कि बताओ ऐसा सवाल भी मुझे छोड़कर आना पड़ा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी पर बेस्ड। देयर आर 5 हॉबी क्लब इन ए कॉलेज। एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब हैं, नेमली फोटोग्राफी, सेलिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक एंड गार्डनिंग। फोटोग्राफी, नौकायान, शतरंज, इलेक्ट्रॉनिक और बागबानी। द गार्डनिंग ग्रुप मीट एवरी सेकंड डे, हर दूसरे दिन उनकी मीटिंग होती है। द इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप मीट्स एवरी थर्ड डे। द चेस ग्रुप मीट्स एवरी फोर्थ डे। द सेलिंग ग्रुप मीट्स एवरी फिफ्थ डे एंड द फोटोग्राफी ग्रुप मीट्स एवरी सिक्स्थ डे। हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल द 5 ग्रुप्स मीट ऑन द सेम डे इन 180 डेज? अब सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, किसका, 2, 3, 4, 5, 6 निकालिए। कितना एलसीएम आया? अब 60 अगर एलसीएम आ गया, इसका मतलब हुआ कि हर 60 डेज में वो मीटिंग करते रहेंगे। हर 60 डेज में अगर वो मीटिंग करते रहेंगे तो 180 डेज में वो कितनी बार एक साथ मीटिंग करेंगे? क्या आप कहेंगे कि इस सवाल को स्किप करना चाहिए? क्योंकि अगर ये नहीं कर सकते तो एग्जाम स्किप करो। क्योंकि हम क्या उम्मीद करके बैठे फिर कि ये भी नहीं हो पाएगा हमसे। हमें बस ये पता है कि हमें यहां क्या निकालना था, एलसीएम। उतने इंटरवल पर ये इवेंट्स होते रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए फिर से। 3 बेल्स रिंग एट ए इंटरवल ऑफ 9, 12 एंड 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल से बजती है। 8 बजे पूर्वाह्न 7 बजने के पश्चात, आफ्टर रिंगिंग टुगेदर एट 8 AM, व्हेन विल ऑल 3 रिंग्स टुगेदर? तीनों की तीनों घंटियां पुनः एक साथ कब बजेगी? क्या करना चाहिए था हम लोगों ने? किसका एलसीएम? 9, 12 और कागज पेन उठाइए। आप घूर क्यों रहे हैं बोर्ड को, ऐसे देख रहे हैं? अच्छा, कागज पेन यूज करिए, क्योंकि हम कितना फास्ट कर पा रहे हैं वो कागज पेन से जल्दी आएगा। कुछ लोग सोच रहे सर मैं देख देख कर बता दूंगा, मुझे पता है, पर उसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। कितना एलसीएम? 180। ये डेटा किसमें दिया है? और 180 मिनट का मतलब 3 घंटे। कब से 3 घंटे? तो अगर पहली बार वो 8 बजे एक साथ बजी थी तो अगली बार 11 बजे एक साथ बजी। केवल क्या सीखा हमने?
इवेंट्स टुगेदर। घटनाएं जब भी हमारी जिंदगी में कोई कहेगा एक साथ, तो उसका जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो है एलसीएम। फिर से देखिए एक और क्वेश्चन सेम पैटर्न पर, ये सब आए हुए सवाल है, मैंने अपनी मर्जी से एक भी सवाल नहीं डाला इसमें। 5% शूट बुलेट्स एट द टारगेट at interval of 6, 7, 8, 9 and 12 सेकंड रिस्पेक्टिवली। 5 व्यक्ति एक लक्ष्य पर क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर गोलियां दागते हैं। 1 घंटे में लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे? डिटरमाइन द फर्स्ट एलसीएम। शुरू करो। कागज पेन अगर उपयोग कर लेंगे तो पृथ्वी पर दुखों का अंत हो जाएगा, हम मोक्ष के लिए निकल आएंगे। 504 सेकंड। हमने एलसीएम निकाला 6, 7, 8, 9, 12 और जो एलसीएम आया वो आया 504 सेकंड। 504 सेकंड मतलब हर 504 सेकंड में वो एक साथ शूट करते होंगे। सवाल ये नहीं है कि वो एक साथ कब शूट करेंगे, सवाल है 1 घंटे में कितनी बार। तो 1 घंटे में कुल कितने सेकंड होते हैं? 60 मिनट होते हैं मेरे गंदे लाल लालियों, और हर मिनट में 60 सेकंड, तो कितने सेकंड? तो 3600 सेकंड को हम मोटा मोटा 504 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार डिवाइड होगा? मोटा मोटा 7.2। अब 0.2 एक साथ तो नहीं हो सकता ना, तो एक साथ कितनी बार गोली दागेंगे वह? हम कहेंगे कि महोदय 1 घंटे में वो सभी लोग एक साथ कितनी बार गोली दागेंगे? यूपीएससी ने इसका आंसर 7 और 8 दोनों दिया था। देखो भी, भगवान का कोई भगवान नहीं होता, माई बाप का कोई माई बाप नहीं। वो 2 भी दे देगा, हम क्या कर लेंगे उसका? क्योंकि वो जब बताता है जब सारी दुनिया समाप्त हो जाती है। अब एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आ गया, उसके 8 दिन बाद वो आंसर की में कह रहा है कि महोदय इसका जवाब 2 थे। दूसरा जवाब देने का कारण यह था क्योंकि वो एक साथ गोली दागना प्रारंभ करते, स्टार्ट करते हैं। तो अगर 0 टाइम को एक साथ कंसीडर कर ले तो कितनी बार एक साथ गोली दागेंगे? फिर वो 8 बार। इसलिए उन्होंने 7 से बार भी और 8 बार दोनों दिए। बट यहां वो गलती क्या कर बैठे, यहां वो एक स्टार्टिंग टाइमिंग दे देते तो शायद फिर एग्जैक्ट आंसर 8 बार हम बता देते कि एक साथ सुबह 9 बजे गोलियां दागी गई थी। अब बताइए 10 बजे तक कितनी बार? तो हम कहेंगे 8 बार, क्योंकि 9 बजे 0 टाइम पर भी एक साथ कंसीडर किया जाएगा। तो दोनों आंसर दिए। हमें तो अच्छा है भाई, जो बच्चे ने 7 लगाया वो भी खुश, जिसने 8 लगाया वो भी खुश हो जाएगा। तो ऐसी गलतियां महोदय करते हैं पर मानते नहीं है वो। एक और सवाल देख लीजिए अभी इसी में। एक घंटी हर 18 मिनट पर बजती है, एक दूसरी घंटी हर 24 मिनट पर बजती है और एक तीसरी घंटी हर 32 मिनट पर बजती है। ए बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट, ए सेकंड बेल रिंग एवरी 24 मिनट, अ थर्ड बेल रिंग्स एवरी 32 मिनट। If all the 3 bells ring at the same time at 8 a.m., at what other time will they all ring together? क्या याद आ जाएगा एग्जाम हॉल में? अब हमें क्या निकालना है? किसका एलसीएम निकालना है? 18, 24, 32, 18, 24 और 32 का 280 किसमें आया ये आंसर? मिनट में। 1 आवर में कितने मिनट? 60। तो कितना हो गया फिर? डिवाइड बाय 60 कर दीजिए। 288 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो हम कहेंगे कि महोदय 4 आवर 48 मिनट के बाद वो फिर से एक साथ बजेगी। कब एक साथ बजी थी? 8 बजे। कितने बजे बजी थी एक साथ? अब अगली बार कब बजेगी? 12 बज के। तो क्या पहला क्लियर है कंसेप्ट? देखो मैथमेटिक्स में अगर कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में है, आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन की है,
तो हम आंसर को बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसी पैटर्न में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें सिखा रहा हूं जो आपको एग्जाम हॉल में आंसर निकालने में हेल्प करेगी। जैसे कुछ भी ना आए तो बाय ऑप्शन हमें आंसर निकालते आने चाहिए। मान लीजिए हमारा दिमाग एग्जाम हॉल में फ्रीज हो गया, ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि जैसे एग्जाम हॉल में बैठा तो कहे सर मेरी पूरी मेमोरी लॉस हो गई। तो हमने कहा भाई गया क्यों था एग्जाम हॉल में, मेमोरी लेकर जाता अपनी। पर मान लो ऐसा हो गया तो बाय ऑप्शन से नहीं हो रहा है तो छोटे छोटे प्रैक्टिकल आपको वहां करते आने चाहिए। देखो मेरा मकसद है मेरा सीसेट क्वालिफाई होना ही चाहिए, पेपर का लेवल कैट का हो या IIT जेई का हो, बाद में आंदोलन कर लेंगे, पर एग्जाम हॉल में पहले अपने आप को पास तो कर लेते। क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट से फाइट है वो हर साल ऐसे लोगों से भिड़ती रहती है, उसको पता है, वो उसका पुराना तजुर्बा है कि तुम्हारे जैसे बहुत आए। इसलिए हमें अपने एग्जाम को हर तरीके से क्या करनी है, पास करना। ये माइंडसेट रखना है कि भी सीसेट तो फेल नहीं हो सकता। अब जैसे एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको दिखाते चल रहा हूं। अब ये सवाल 2023 का है, सबसे घटिया सवाल था ये 2023 के पेपर का। प्रैक्टिकली हम महसूस करेंगे इस सवाल को कि व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर शुड बी मिक्स्ड इन हनी सो दैट ऑन सेलिंग दिस मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी चीज। देखो तुम्हें यह समझना है कि कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो तुम्हें कभी भी रोंद कर निकल सकते हैं, तो ऐसे लोगों से भी तो कंपटीशन करना है। अब देखो यहां प्रैक्टिकल समझना चाहिए था स्टूडेंट ने कि भाई आप सोचो कि आपके पास दूध है, पिताजी ने कहा देखो बेटा दूध लाया है मैंने 50 रुपए लीटर से और बेचना भी 50 का ही है। तो पिताजी कहेंगे सर पिताजी फिर मैं आराम कर लेता हूं, क्या करेंगे अपन इसका। तुम सोचो कि तुम्हें उतने में ही बेचना है लेकिन प्रॉफिट कमाना है, तो इसका मतलब तुम समझ गए बापू पानी डालने का कह रहा है। अब जितना पानी डालोगे वही तुम्हारा क्या है। अगर वो गरीब 20% का प्रॉफिट चाहता है तो कितना मिलाओगे। ऐसे सवाल भी स्किप करके आओगे तो घर वाले तुम्हें माफ नहीं करेंगे, श्राप दे देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को पृथ्वी लोक त्यागने से पहले समस्त पीड़ाओं से गुजारा जाए। मुझे बताओ इस सवाल में ऐसा क्या है जिसको आप कहेंगे कि बहुत कठिन था सवाल। तो ये कंसेप्ट क्या मैं बताना चाह रहा हूं, देखो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो हमें बताएंगे कि यार इसके अलावा क्या हो सकता है। जितना पानी मिलाएंगे उतना प्रॉफिट होगा। हां ये चीज है, एग्जाम हॉल में यकीन नहीं आएगा। 20 आ भी गया पर अंदर से आवाज आएगी, इतना ऐसा तो नहीं होगा। तो इस तरीके का जो डायलेमा है ना, तो थोड़ा उसमें बचना कि मेरा जो फर्स्ट थॉट होता है। जैसे इस बार क्या हुआ पेपर जीएस का जब गए बच्चे देने 24 में, तो अधिकतर बच्चों की प्रॉब्लम क्या हुई, सिली मिस्टेक्स। क्वेश्चन का आंसर उन्हें पता है बी, पर अंदर से आवाज आई इतना सरल नहीं हो सकता, पिछली बार कैसा था, इतना तो नहीं हो सकता। और उसी चक्कर में स्टूडेंट बी की जगह सी लगा कर आए। तो कभी कभी हमें याद रखना है कि नहीं कुछ चीजें तो ऐसी सिंपल आ भी सकती कि भी डायरेक्ट आंसर हमें दिख रहा होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन था, मुझे लगा कि इसको बिल्कुल इजीली करते आना चाहिए स्टूडेंट्स को। अब जैसे एक क्वेश्चन ये देखिएगा, ए नंबर, ये 2024 का ये क्वेश्चन है, ए नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट्स बाय 4। एक संख्या थी जिसको मल्टीप्लाई करने की जगह हमने क्या कर दिया, डिवाइड। मुझे बताओ जैसे ये क्वेश्चन का दिमाग में वो संख्या कौन सी आने लगी, काल्पनिक, एक्स की जगह पर 100। एक्स से प्यार मत करो क्योंकि अब वो एक्स है। तुम गलत सोच रहे हो। तुम ऐसा नंबर सोचो जो प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली। तो मेरे दिमाग में जैसे ही सवाल आता है तो मैं कहता हूं 100 मान लिया, वो नंबर था 100, मल्टीप्लाई करना था 4 से, कितना आता उत्तर, कर दिया 4 से डिवाइड, कितना उत्तर आ गया, कितना उत्तर कम हो गया या कितना उत्तर बढ़ जाता अगर वो सही करता। तो ओरिजिनली करना क्या था उसे,
मल्टीप्लाई। तो 400 के कंपैरिजन में 375 कितना होगा? अब इसमें भी कैलकुलेट मत करिए, थोड़ा लॉजिकल चलिए। 400 का 10% 40, इसका मतलब हुआ कि वो 90% से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि 400 में से 40 जाते तब भी वो 90% होता। तो हमने कहा भाई महोदय ये तो बकवास है, मैंने बगैर कैलकुलेशन के बता दिया कि वो 93.75 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 400 का 10% 40 होता है, वो तो 25 ही कम हुआ है, मतलब वो 10% भी कम नहीं हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही? मैं जो बताना चाह रहा हूं, हमें एग्जाम हॉल में समय भी बचाना है, हमें देखना है कि हम कैसे चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत क्विकली, बहुत फास्ट, क्योंकि हमें दिख रहा है ऑप्शन ए बी सी तो बहुत दूर तक है और सीधा आंसर क्या आ सकता है? ऑप्शन डी। अब जैसे ये सवाल 2021 का है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में मेमोरी लॉस करने वालों को समर्पित है ये। मतलब कुछ भी ना आए तो भी हम उत्तर निकाल सके, बस पेशेंसली क्वेश्चन रीड करिए। देयर आर सम फ्लावर्स फुल ऑफ नेक्टर on a tree and bees are hovering over those flowers. If one bee sit on each flower, एक पेड़ पर मधुरस से परिपूर्ण कुछ फूल हैं और मधुमक्खियां उन फूलों पर मंडरा रही है। यदि एक मधुमक्खी प्रत्येक फूल पर बैठ जाए तो एक मधुमक्खी छूट जाती है। If one bee sit on each flower, one bee is left out. If two bees sit on each flower, अगर प्रत्येक फूल पर दो मधुमक्खी बैठे, one flower is left out. What is the number of flowers and bees respectively? ये क्वेश्चन टिपिकल हो जाता अगर उसने केवल फ्लावर पूछा होता या केवल बी पूछी होती, पर उस गरीब ने हमें दोनों पूछ लिया, सवाल इजी हो गया। फिर मान लेते हैं कि 2 और 4 का केस होता कि 2 वहां पर फ्लावर हैं और हनी बीज वहां पर 4 है, तो 2 फ्लावर पर एक एक अगर हम बना देंगे, एक एक अगर हनी बी बिठा देंगे तो कितनी हनी बी बच जाएगी? और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बचनी कितनी चाहिए थी? हमने कहा ये तो बिल्कुल भी नहीं। 3 फ्लावर अगर हैं और 2 हनी बी होती तो एक एक फ्लावर पर एक एक हनी बी अगर हमने बिठा दी तो ऐसी सिचुएशन में एक फ्लावर खाली रह रहा है, जबकि उसने कहा था फ्लावर नहीं खाली रहता है, एक मक्खी को ही जगह नहीं मिल पाती, मतलब बी भी नहीं हो सकता। 3 फ्लावर, हर एक पर एक मधुमक्खी को बिठा दिया, कितनी मधुमक्खी खाली हो गई? 3 फ्लावर में 2 फ्लावर पर 2-2 मधुमक्खियां बिठा दो, अब कितना फ्लावर खाली रह गया? क्या कहेंगे हम? आंसर ऑप्शन। बाकी चेक करने की जरूरत, देखो बाय ऑप्शन में ज्यादा से ज्यादा 3 ऑप्शन चेक करने होते हैं। तीन फ्लावर और 4 बीज रिस्पेक्टिवली है ना वो ऑप्शन में। मैं ये कहना चाह रहा हूं, माइक में कोई दिक्कत है? दिख रहे हैं? आज सब कुछ दिखता है तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको कितने ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं? 3। क्यों? क्योंकि अगर तीनों गलत हुए तो चौथा सही है ही। फिर 3 से ज्यादा ऑप्शन कभी चेक करने नहीं पड़ेंगे। और अभी आपने देखा केवल कितने चेक पर आंसर आ गया है? 2 ऑप्शन। तीसरा कहां चेक किया हमने? तीसरा तो आंसर ही था। मतलब मैक्सिमम आपको अगर ये आंसर नहीं बनता तब भी मैं डायरेक्ट आंसर क्या लगा देता फिर, क्योंकि जब ए बी सी नहीं है तो आंसर क्या होगा? हमें बाय ऑप्शन पर भी जितना ज्यादा हो सके फोकस करना है, क्योंकि हमें यह ध्यान देना है कि हमारे सवाल ज्यादा से ज्यादा सही हो सके। एक क्वेश्चन जैसे कि ये देखिएगा, ये क्वेश्चन 3 बार यूपीएससी ने पूछा है, 3 बार, 1 बार सीडीएस में और 2 बार सिविल सर्विस एग्जाम में। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको यूपीएससी बहुत रिपीट करती है। अब ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, कई सारे स्टूडेंट इस सवाल को छोड़ देते हैं। 630 बच्चों के एक समूह का सामूहिक फोटो लेने के लिए पंक्तियों में बिठाया गया।
A group of 630 children were made to sit in a row to take a group photograph. प्रत्येक पंक्ति में उसके आगे के पंक्ति की तुलना में 3 बच्चे कम थे। हर एक में 3 स्टूडेंट कम है। पंक्तियों की निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक संभव नहीं है? अब यह सवाल आप किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। हम बाय ऑप्शन करेंगे ऐसे सवाल को। बाय ऑप्शन देख लीजिए। मान लीजिए कि 3 पंक्तियां हैं, ठीक है? तो पहली पंक्ति में कितने होंगे? सबसे कम नंबर वाले स्टूडेंट x। अगली पंक्ति में उससे ज्यादा कितने आएंगे? सबसे कम को मैंने x मान लिया, आप सबसे ज्यादा को x मानेंगे तो x-3 चलने देना, इजी जाएगा। सबसे कम को x मान लेते हैं। अगले में केवल 3 पंक्तियां हैं तो टोटल कितने लोग हो जाने चाहिए? अब मैंने इसको जोड़ दिया तो 3x 630 - 9। अब हमने यहां x की वैल्यू निकाल दी। हमने कहा ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब x की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ये हो सकता है क्योंकि उसने पूछा है क्या नहीं हो सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, 4 मान के देखते। तो अब ज्यादा कैलकुलेशन मत करो, 3 तो ऑलरेडी थे जिसकी वैल्यू हमें पता थी कि 3x + 9 है। अगला क्या होगा? x + 9, 3 6 9 और टोटल x कितने हो जाएंगे? 4। तो हमने कहा भाई ये 4x + 18 630 के बराबर। 18 उधर चला गया, x की वैल्यू हमने निकाली। तो फिर से कैलकुलेट पूरी तरह से हो रहा है, मतलब 4 से पूरा हो रहा है डिवाइड। ये भी वैल्यू पॉसिबल है। वो हमसे पूछ रहा है क्या पॉसिबल नहीं है। हमने कहा ठीक है भाई, एक और x बढ़ा लेते हैं। तो x + 3 x + 6 x + 9 x + 630 5x + 30 हो जाएगा ना टोटल जोड़। अब हमने कहा कि महोदय 5x = ये भी आंसर। फिर अब क्या आंसर होगा? केवल एक ही नंबर बचा और वो है, यहां भी मैंने कितने ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा चेक किए। टिपिकल सवाल है ये, पर हम फिर भी इसको निकाल गए। केवल लॉजिकल अपने दिमाग में रखा कि भाई एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्यों हम मानेंगे कि बच्चे थे n या x? हम कहेंगे ऑप्शन 3 देख लेते कि 3 ही पंक्तियां हैं, 4 ही पंक्तियां हैं। अगर तुम्हारा दिन खराब हो और वो कहे 20 पंक्तियां हैं तो हम कहेंगे स्किप कर दो भाई, ज्यादा टाइम लग सकता है इस सवाल में। देखो, अगर पुराने पाप निकल कर आ गए तो छोड़ दिया करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमें जिद भी नहीं करनी। जैसे मेरा एक लाल है, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बंदा है, मुझे गारंटी थी कि वो इस बार सिलेक्शन लेके जाएगा। वो 2 क्वेश्चन में जो अटका तो उसने कहा सर मेरी इज्जत पे आ गई बात, और मैंने इसको ईगो पे ले लिया। जब तक वो 2 कंप्लीट ना हो तो मैं आगे बढ़ा ही नहीं। यूपीएससी ने कहा तुम अगले साल आना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमें डिसाइड करना है कि इस सवाल को वहीं पर छोड़ दें या कंप्लीट करें, और वो डिसीजन लेना है 30 से 40 सेकंड में कि हमें हो पाएगा कि नहीं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो 50 सेकंड के बाद लगते हैं कि हाँ हाँ हो जाएंगे, थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, तो गोला लगा के बाद में देखेंगे कि टाइम मिला तो कर सकते हैं। हमें यह सीखना है कि कौन से सवाल हल करने और कौन से सवाल छोड़ने हैं। यह सवाल मेरा एक फेवरेट सवालों में रहा है। ऐसे सवाल भी हमें हल करते आने चाहिए, छोटे छोटे प्रैक्टिकल करके। जैसे एक सवाल देखिएगा, ये यूपीएससी का ही सवाल है। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है जिससे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। He want to plant these plants in such a way that the number of row and column is equal. For these, how many more plant does he need at least? वो ऐसे लगाना चाहता है कि जितने नंबर की रो आएगी, हर रो में उतने ही प्लांट होने चाहिए। कॉलम और रो इक्वल होने का मतलब, अगर वो 2 रो लगाना चाहता है तो उसमें 2 कॉलम लगाना चाहता है तो हर रो में 2 प्लांट होने चाहिए। इधर ध्यान देना, छोटे छोटे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। मान लीजिए वह अगर 2 ही प्लांट एक रो में लगाना चाहता है तो कितने प्लांट लगेंगे उसको इस कंडीशन में? 4।
अगर वो 3 लगा लेता तो नहीं, तब 3 रो हो जाती ना, तब कितने हो जाते? 9। अगर वो 4 लगा लेता तो, क्योंकि फिर हर रो में 4 4 हो जाएंगे, कितना? 60। अगर वो 5 5 लगा लेता तो, क्या कोई बात दिमाग में आ रही है कि क्या खासियत होगी जो नंबर होगा उसमें? वो नंबर किसी न किसी का होल स्क्वायर होगा। अब उसके पास ऑलरेडी 1000 ट्रीज है, हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 1000 से बड़ा भी हो और वो किसी का स्क्वायर। हम बहुत गरीब है, हमें 1000 के बड़े स्क्वायर भी याद नहीं, तो हमें 30 का स्क्वायर तो याद है। 30 का स्क्वायर कितना होगा? 900। हमने कहा 31 ट्राई करके देख लेते हैं, 961। 32 ट्राई करके देख लेते हैं। मतलब अगर उसे अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग सारी बातों को सेटिस्फाइड करना है तो उसे और कितने ट्रीज की जरूरत पड़ेगी? 24, ताकि वो 32 रो 32 कॉलम की कंडीशन को पूरा कर सके। क्या आंसर आना चाहिए था? हम कहेंगे कि उसे और कितने पेड़ की जरूरत है? पुनः ध्यान से देखिए, मैंने कोई कंसेप्ट, कोई चीज नहीं अप्लाई की, मैंने बल्कि क्या किया, छोटे छोटे हिट एंड ट्राई किए कि अगर 3 रोते, 4 लोग होते, 5 लोग होते तो आंसर क्या आता। क्या आप मेरा तरीका देख पा रहे हैं? हम क्वेश्चन नहीं हल कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि सॉल्व करते कैसे हैं। 3 इडियट में देखा था ना, वो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाने आए थे, वो अपने प्रिंसिपल को पढ़ाने आए थे कि पढ़ाते कैसे। मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूं, हल करते कैसे, क्योंकि 1 घंटे में मैं क्या पढ़ा दूंगा तुम्हें। पर अगर तुम्हें जानना ही है तो जानिए कि क्वेश्चनों का सॉल्व करने के तरीके दुनिया वालों के पास क्या है। बाय ऑप्शन कर लेते हैं, उन्हें कंसेप्ट पता होता है, इवेंट्स टुगेदर, एलसीएम, उन्हें पता होता है बाय ऑप्शन, उन्हें पता होता है छोटे छोटे प्रयोग कर लीजिए एग्जाम हॉल में। मैं आपको 2023 का भी एक सवाल दिखाता हूं जिसमें छोटे छोटे प्रयोगों से भी आंसर आ जाएंगे। यह सवाल 2023 का था, बच्चे इस सवाल को स्किप करके आए थे। इन ए चेस टूर्नामेंट विथ 150 कंटेस्टेंट, एवरी टाइम अ प्लेयर लॉस अ गेम ही इज एलिमिनेटेड। 150 प्रतियोगी वाली किसी शतरंज टूर्नामेंट में जब कोई खिलाड़ी बाजी हारता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? नॉकआउट। हम कहते हैं कि भाई वो अपने पूरे टूर्नामेंट से क्या हो गए? बाहर हो गए। It has been decided that no game will be decided in a tie or draw. How many games were played in the entire tournament? इस पूरे टूर्नामेंट में कितनी बाजियां खेली गई? हम बहुत गरीब हैं, कुछ नहीं आता, पूरा दुख पृथ्वी का हमारे ही ऊपर है। ऐसे लोगों को समर्पित है ये क्वेश्चन। मुझे बताइए प्रैक्टिकली, अगर केवल 2 खिलाड़ी होते, कुछ नहीं आ रहा है हमें, मैं प्रयोग कर रहा हूं, 2 खिलाड़ी होते, मुझे विनर डिक्लेयर करने के लिए कितने मैच करने पड़ेंगे? 1। मान लीजिए 3 खिलाड़ी होते तो एक मैच मैंने ए और बी के बीच का कराया, ए हार गया। अगला मैच बी और सी के बीच का कराया, मान लो बी हार गया, मुझे विनर पता चल गया। आप कितने मैच? मैंने 4 खिलाड़ी ले लिए भाई, ए और बी, सी और डी। तो यहां से ए हार गया, यहां से डी हार गया, बचे कौन? मान लेते हैं कि बी हार गया और फाइनली विनर कौन रहा? कितने मैच? जब 2 खिलाड़ी थे तो मैच 1, जब 3 खिलाड़ी थे तो मैच, जब 4 खिलाड़ी थे तो मैच। कोई लॉजिक है? जितने खिलाड़ी हैं उससे कम, n-1 कह सकते हैं। कितने मैच खेलने चाहिए थे 150 प्लेयर के लिए? अब सोचिए कि ऐसे सवाल भी हम स्किप करेंगे तो कैसे होगा। कठिन सवाल है ये। आप मतलब इस सवाल को मोहल्ले में हवाबाजी के लिए यूज कर सकते हैं। देखो आने वाला जो पीढ़ी है ना, देखो आप आखिरी पीढ़ी हो जिन्होंने बड़ा होने के कारण रिस्पेक्ट दे दिया। जैसे होता ना भाई, घर वाले ने बताया बड़े हैं वो तुमसे, हमने कहा भाई बड़े तो क्या मतलब पृथ्वी पर जल्दी आ गए तो कुछ कर लिया क्या? जी रहे वैसे।
आने वाली पीढ़ी खतरनाक है। आने वाली जो जनरेशन है वो तुम्हें रिस्पेक्ट इसलिए नहीं देगी कि तुम बड़े हो, कहेंगे बड़े तो क्या हुआ, देर से आते, इतना मंदबुद्धि कैसे होगा ये। वो तुम्हें रिस्पेक्ट देगी तुम्हारे अंदर के कुछ हुनर को या तुम्हारे अंदर की कोई क्वालिटीज को देखकर। तो ऐसी जनरेशन को डराने के लिए ऐसे सवाल जेब में रखा करो। ज्यादा हवाबाजी किया, फेंक दो उसके सामने। 4 दिन बाद मुलाकात करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करेगा कि यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट। मैं आपको रियल बता रहा हूं, जैसे मेरा लाल वो केवल मुझसे इसलिए डरता है क्योंकि उसको पता है कि मास्टर के पास हर सवाल का जवाब है। बाकी वो किसी से नहीं डरता। वो इसलिए नहीं डरता है क्योंकि हम लोग, जैसे हम लोगों को कैसा हुआ है, बहुत पीटा गया है, इतना पीट पीट करके आज भी आईएएस बनने के बाद भी हिम्मत नहीं होती कि चाचा को कुछ बोल दे, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये जनरेशन को पीटने के लिए जाते तो मानव अधिकार याद आ जाते हैं, बाल अधिकार याद आ जाते हैं। तो ये जनरेशन के लिए ऐसे सवाल आपको रखने हैं। जब भी कोई हवाबाजी करें, 2-4 मैथ्स के सवाल, जैसे हवाबाजी किया फेंका, 4-5 दिन तक मुलाकात नहीं करें। बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे सवाल आने चाहिए यूपीएससी में। आपको छोटे छोटे प्रैक्टिकल करते आने चाहिए जिससे कि आंसर को हम डिराइव कर सके, फार्मूला खुद बनाया जा सके। ऐसे कंसेप्ट हमारे पास होने चाहिए। पिछले 2022, 23 और 24 इन 3 वर्षों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं तो वो ABCD वाले, और इन सवालों में भी कई स्टूडेंट ने बहुत सारी प्रॉब्लम फील की है। अगली बार ऐसे सवाल आए तो समझ जाना फोकट के नंबर है कि भाई कुछ नहीं करना है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे आंसर आएगा। जैसे इस सवाल को देखिएगा, इफ ABC and DF are both 3-digit numbers such that ABCDEF are distinct non-zero digit। थोड़ा यहां हिंदी देखना, हिंदी थोड़ा सा ट्रांसलेशन गंदा कर देते हैं। ABCDE और F भिन्न शून्येतर है। अब देखो, भिन्न का मतलब हिंदी में 1/2, 2/3 भी होता है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि भिन्न का मतलब है कि अलग अलग है। तो गरीब बस इतना लिख देता कि सभी संख्याएं अलग अलग और शून्य से अतिरिक्त हैं। भिन्न शून्येतर थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। इस प्रकार की ABC प्लस DF 1111 है, तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F की वैल्यू क्या होगी। आइए देखते हैं बिल्कुल सबसे सरलतम जीवन कैसे हो सकता है। ABC DEF दोनों को जोड़ दिया और उसने लिख दिया है 1111 या 1111। ठीक है। यहां भी एक सवाल हवाबाजी के लिए दे देता हूं। कोई भी कक्षा 4-5 का बच्चा मिले, उसे कहो 411 से सबसे बड़ी संख्या क्या बना पाओगे। हमारी क्लास देख ली, मतलब कुछ नहीं, मार्केटिंग कर रहा है मास्टर। 11 की पावर, क्योंकि मैंने ये तो नहीं बताया था कैसे लिखना है, तुम्हारी मर्जी जैसा लिखना चाहो। तो ऐसे सवाल भी बनाए जा सकते हैं। हम वापिस अपने गरीब जीवन पर आते हैं। कुछ लोगों के चेहरे ही समझ में नहीं आया कि क्या कर रहा है मास्टर। गलत है, सब गलत है, कुछ नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं पूछा था। आइए इधर ध्यान देना प्लीज। मुझे बस इतना बताइए आप लोग कि C और F वैल्यू 0 हो नहीं सकती, तो उन दोनों का जोड़ 1 कब आ सकता है, जब वहां 11 होगा। इसके अलावा तो किसी कंडीशन में नहीं आ सकता ना। 9 और 2 हो सकता है, 8 और 3 हो सकता है, 6 और 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मतलब। पर मुझे इतनी गारंटी है कि C प्लस F इन दोनों नंबरों का जोड़ है। कैरी का मेरे मास्टर ने मुझे नीचे सिखाया था, आपके मास्टर ने ऊपर सिखाया होगा। कोई एक जगह लेना नहीं तो दोनों जगह ले लोगे। अब B प्लस E और 1 तीनों मिलाकर 1 कब आ सकते हैं, जब B प्लस E 10 होगा। वो कुछ भी हो सकता है, 6, 4, 7, 3, मुझे नहीं पता, पर मेरा दावा है कि B प्लस E की वैल्यू 10 के बराबर होगी और A प्लस D की वैल्यू, तभी तो वहां पर 10, क्योंकि कैरी तो यहां भी आएगा। तो कितना होगा, A प्लस D भी 10। मुझे नहीं पता कि C कितना है, F कितना है, लेकिन मुझे पता है कि इन सब का जोड़ कितना है।
मुझे क्या पूछा था? सम ही तो पूछा था। अगर ए पूछ लेता तो शायद मैं टेंशन में आ सकता था, लेकिन उसने पूछा था कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ कितना होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? आप सवालों को देखकर जो डर जाते हैं, उस कारण से आधी मेमोरी खत्म हो जाती है। एक पुराने पात्र में एक पात्र थे बाली, क्या खासियत थी उनकी? जो उनका प्रतिद्वंदी होता था उसकी आधी शक्ति उनके शरीर में प्रवेश करती थी। अब सामने वाले की शक्ति आधी रही तो जीतने की कोई संभावना बची नहीं। तुम्हारे साथ इन सवालों में ऐसा होता है। ये सवाल आते ही तुम्हारी आधी स्मरण शक्ति और बुद्धिमत्ता और आधी शक्ति में आप कभी प्रश्न का उत्तर, मैं ये कहना चाह रहा हूं फियरलेस होकर, और क्या होगा? गलत ही होगा। ऐसे कौन सा सही हो रहा था? तो फियरलेस होकर मतलब थोड़ा निडर होकर। अधिकतर बार स्टूडेंट इसलिए गलत कर बैठे क्योंकि वो डर गए थे। पहले 5 क्वेश्चन हाथ ही नहीं लगे, उसे लगा कि गए, पृथ्वी त्यागने का समय आ चुका है। मैं ये कहना चाह रहा हूं थोड़ा फियरलेस रहेंगे तो आपके अंदर अपनी मेमोरी को यूटिलाइज करने की शक्ति रहेगी। छोटी सी बात बता रहा हूं, भले ही मजाक में है, लेकिन रियलिटी में आपके जो 2-4 नंबर बच रहे हैं ना पास होने में, उसमें आपके नॉलेज की कोई कमी नहीं है आपके पास। वो डर आपके अंदर से अगर नहीं निकला तो पुनः वो 5-6 नंबर छीन कर जाएगा। इसलिए उससे फाइट करते समय, एग्जाम हॉल में बैठते समय उसे बताना है कि फाइनली तुम एक कागज और उस पर उकेरी गई कुछ लाइनें हो, उससे ज्यादा उस कागज की औकात नहीं है। उसे अपने सिर के ऊपर कभी आने मत देना, निपटा देंगे जो भी रास्ते में आएगा। वापिस आते हैं जीवन पर। यह सवाल देखिएगा, यह सवाल यूपीएससी ने पुराना इस बार आने की मुझे उम्मीद है। नोट कर सकते हैं 2025 क्वेश्चन नंबर 27। आप कहेंगे ऐसे तो सर बाकी बता दीजिए। मुफ्त में इतना ही बताया जा सकता है, तो बताएं। ये इक्वेशन जरा देखिएगा, और घटिया सवाल है, बहुत घटिया। पहली नजर में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि क्या पूछा है, a माइनस एम, बी माइनस एम, फिर y माइनस एम, मतलब पूरा a से लेकर z, बीच में कहीं ना कहीं m भी तो आएगा। फिर तो m माइनस एम क्या होगा? और जीरो गणित की दुनिया के भगवान हैं, उनसे जो टकराएगा उन्हीं में समा जाएगा। क्या आंसर आएगा? जब पहली बार आपने इस सवाल को देखा होगा तो लगा होगा कि क्या जरूरत है ऐसे सवाल पूछने की, पर आप अगर प्रैक्टिकली थोड़ा पेशेंसली देखें तो सवाल क्या है, बहुत घटिया है। देखो, आपने जितने सवाल देखे उन सारे सवालों को मैंने इसलिए लाया है क्योंकि इन सवालों को स्टूडेंट कई बार फील करते कि यार ये तो बहुत टिपिकल था, लेकिन जब आप सॉल्व कर लेते तो आपको लगता है इतना घटिया कैसे हो सकता है। अभी इस सवाल को देखकर डर लगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन जैसे आपने कहा कि अरे m माइनस एम भी तो आएगा, और m माइनस एम का मतलब जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करो वो भी जीरो, जीरो की खोज किसी अज्ञात। आर्यभट्ट तो 6वीं 7वीं सदी के टाइम के हैं, ऋग्वेद और वो बहुत पहले के हैं भाई। हमारे देश में जीरो डिस्कवर्ड किया, इसकी गारंटी है। किसने किया ये हमें पता। आर्यभट्ट ने जीरो को सबसे ज्यादा एक्सप्लेन और उस पर सबसे ज्यादा लिखा है, पर जीरो उसके पहले ही था हमारे देश में। तो जीरो की डिस्कवरी अननोन इंडियन, भारतीय ही था, लेकिन हमें नहीं पता वो कौन था। आइए एक और क्वेश्चन की ओर देखते हैं आगे। एबीसीडी में एक और सवाल देखिएगा। ए बी एंड सी डी आर 2 डिजिट नंबर, मल्टीप्लाइंग ए बी बाय सी डी गिव्स द 3 डिजिट नंबर डी ई एफ। मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग ए बी और सी डी 2 डिजिट के नंबर हैं, अगर उन्हें मल्टीप्लाई कर दे तो हमें एक 3 डिजिट का नंबर मिलता है, उसकी वैल्यू है डी ई एफ।
एडिंग DF टू अनदर 3 डिजिट नंबर GHI हमें मिल जाता है 975. आल्सो ABCDEFGHI आर डिफरेंट नंबर. नॉन जीरो नहीं कहा उसने, बस डिफरेंट कहा है कि मतलब जीरो हो सकता है बट सभी अलग अलग हैं. इफ E इज इक्वल टू 0, F इज इक्वल टू 8, देन A प्लस B प्लस C. आइए जरा ध्यान से समझना, सारे डिजिट अलग अलग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे बताओ कि उस महोदय के अकॉर्डिंग F की वैल्यू कितनी है और E की वैल्यू कितनी है. बस इससे आंसर आ जाएगा हमारा. 8 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि ये 5 बन जाएगा. केवल एक ही डिजिट जोड़ सकते और वो हैं. तो अब मैंने उनके नाम लिखना शुरू कर रहा हूं मैं. ABCDEFGHI. E की वैल्यू 0 थी, F की वैल्यू 8 थी और अभी हमने निकाली कि I की वैल्यू. ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है. अब मुझे बताओ F और I मतलब 7, यहां 7 रखा तो 15 कैरी का 1. 0 में क्या जोड़ेंगे 1 के साथ कि 7 आ जाएगा. मतलब H की वैल्यू कितनी आ गई. अब मुझे यह बताओ कि जब यहां H की वैल्यू 6 आ गई तो D और G दोनों की वैल्यू जोड़कर कितनी आ रही है. 9 कब कब आ सकता है. 8 प्लस 1, 9 प्लस 0, 7 प्लस 2, 5 प्लस 4, 6 प्लस 8 और 1 नहीं हो सकता. क्यों. क्योंकि ऑब्वियसली सभी नंबर अलग अलग है. F की वैल्यू 8 थी. 9 और 0 नहीं हो सकता. E की वैल्यू 0 आ चुकी है, अब 0 नहीं आ सकता किसी और का मान. 7 ऑलरेडी आ चुका है, मतलब कंफर्म इनकी वैल्यू. मुझे नहीं पता कि कौन 5 और कौन 4 है, पर मुझे पता है कि वो 4 और 5 ही होंगे. आगे पीछे कर सकते. अब मुझे बताओ इसमें बचा कौन. 9 भी हो सकता है. अभी 9 भी तो हो सकता है, पर अगर आप 9 रखेंगे तो जो जोड़ आएगा तीनों का वो 9 से बड़ा आएगा. ऑप्शन सभी कैसे हैं, 9 से छोटे. तो 1 प्लस 2 प्लस 3 हम कहेंगे कि आंसर क्या आएगा. ये सवाल आप अगर देखेंगे तो जितने ज्यादा सिंपल ये क्वेश्चन है उतना पूरे पेपर में और कोई नहीं. हां, कुछ टिपिकल भी है इसमें जो मैंने जानबूझ के नहीं लाए. हवाबाजी कैसे हो पाएगी. पर वो क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हैं. अगर 5 क्वेश्चन आए और 2 स्किप करने पड़े, 3 हमसे हो गए, तो हमारा काम बन गया ना. हमारा मकसद इस एग्जाम में टॉप करना नहीं है. हमारा मकसद है इस पेपर को, और इसी मेंटालिटी के साथ चीजों को करते चलिए. एग्जाम हॉल में 80 सवालों में 30 सवाल छोड़ने के लिए है, उन्हें छोड़ सकते हैं, पर जो 50 हैं उन्हें प्रॉपरली कवर करने का टारगेट है. एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं कुछ नई कंसेप्ट के साथ. यह सवाल 2023 में ही है. ए 3 डिजिट नंबर ABC इज मल्टीप्लाइड बाय D. एक 3 डिजिट का नंबर का मल्टीप्लीकेशन आपने किससे किया, D के साथ, और आपको उत्तर मिला 37DD. वेयर ABCD आर डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C. आइए इधर ध्यान देना सभी लोग. इतना तुम्हें कॉन्फिडेंस है ना कि ABC का मल्टीप्लाई D से करेंगे तो 37DD आता है. मतलब अगर मैं D से उसे डिवाइड कर दूं तो मुझे कोई ना कोई, D से डिवाइड कर दूं तो कोई ना कोई 3 डिजिट का मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर. इतनी गारंटी है ना. और D 2 बार यूज करने का मतलब डिजिट सेम है वहां पर. मेरे दिमाग में यह आ रहा है कि देखो वैल्यू हो सकती है 3711, 3722, 3733, यही हो सकती है. अगर ये 11 है तो मुझे ये बताना कि अगर ये 11 की बातचीत है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 डिजिट नंबर. जबकि उत्तर क्या आना चाहिए था हमारा, एक 3 डिजिट नंबर आंसर आना चाहिए. ये कंफर्म है. मैं अगर उसे 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि D की वैल्यू यहां 2 रख दी मैंने, D ही डिवाइड कर रहा है, तो मैंने अगर 2 से डिवाइड किया तो ये भी लगभग 1800 के आसपास कुछ आएगा. कितने डिजिट का, ये तो हो ही नहीं सकता. 3 से डिवाइड करने जा रहा हूं तो सम ऑफ डिजिट चेक कर लेते हैं कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं. ये तो सम ऑफ डिजिट 16 आ रहा है. 3 से डिवाइड
मतलब 3744। 4 से डिवाइड करके देखा, 4 से डिवाइड करके देखा, 4 से सभी तीनों डिजिट अलग अलग आ रहे हैं। एक बार 5 भी तो चेक कर लेते हैं। 5 से डिवाइड किया, 5 7 35। और मुझे बताओ ये ABC की वैल्यू है 751 और D की वैल्यू भी कितनी आ रही है 5। B की वैल्यू भी 5, D की वैल्यू भी 5। उसने कहा था सभी डिजिट अलग अलग हैं। यहां देख लो ABC की वैल्यू 936 है और D की वैल्यू कितनी है, सभी अलग अलग है। 3766 ये डिवाइड ही नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड ही नहीं होता ये। 3777 डिवाइड ही नहीं होगा। 3788 डिवाइड ही, और 3799 जब 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो 9 से भी डिवाइड। मतलब इसकी वैल्यू केवल एक ही हो सकती है 3744, जिसको 4 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, और ये 936 किसकी वैल्यू होगी, तो A प्लस B प्लस C 9 और 3 12 और 6, हम कहेंगे कि आंसर आएगा केवल और केवल ऑप्शन ए। जैसे सवाल है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको केवल सॉल्व कर दीजिए। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन जरूर है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये भी, छोड़िए नहीं। ज्यादा से ज्यादा 40-50 सेकंड का टाइम लगता है अगर स्पीड अच्छी है, नहीं है तो भी 2 मिनट लगेंगे, लेकिन इस सवाल को करिए क्योंकि सिंपल सवालों में काउंट करेंगे हम इसे। ये ट्रिकी सवाल होते हैं, शायद आप में से कुछ लोगों ने ऐसे सवाल किए होंगे। ये वही सवाल है मोहल्ले में हवाबाजी का एक बेहतर विकल्प। ए मैन फिल अ बास्केट विथ एग्स इन सच ए वे दैट एवरी कॉन्सेक्यूटिव डे ही पुट्स एज मेनी एग्स इन द बास्केट एज वर ऑलरेडी इन द बास्केट दैट डे। मतलब अगर बास्केट में 10 अंडे थे तो 10 ही मिलाएगा, 20 थे तो 20, अगर बास्केट में 100 अंडे हैं तो वह भी 100 मिलाएगा। फाइनली 24 डेज में वो बास्केट भर जाता है। हमसे पूछा गया कि आधा, सॉरी 1/4, 1/4 कब भरा होगा। यूपीएससी का सवाल है ये। देखो ये सवाल बहुत ही मतलब ऐसा सवाल है ना, मोहल्ले में सबसे बढ़िया हवाबाजी के लिए। एक तालाब में एक कमल का फूल खिलता है, अगले दिन उनका नंबर डबल हो जाता है। डबल का मतलब जितने थे उतना और मिल गया, यही तो डबल हुआ ना। फिर अगले दिन डबल हो जाता है, फिर अगले दिन डबल हो जाता है, तालाब फूलों से पूरा 30 दिन में भर जाता है। आधा कब भरा होगा, 29वें दिन आधा होगा, तभी तो अगले दिन 29 आधे का डबल हो गया होगा। चेहरे भयानक है, कोई हम गरीब लोग हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि वह अंडों की टोकरी फाइनली फुल हो गई 24 डेज में। वो हर दिन उतना ही डालता है जितना उसमें था, मतलब जस्ट डबल करता है। तो एक दिन पहले वो आधा भरा होगा, तभी तो अगले दिन उसने आधे में आधा डाला और कितना कंप्लीट कर दिया उसे, 23वें दिन आधा भरा होगा। उसने 22वें दिन केवल 1/4 भरा होगा, तभी तो 23वें दिन वो आधा उतना ही उसमें डाल देगा। 1/4 तो कितना हो जाएगा वो, फिर उसे अगले दिन पूरा भर देगा। ऐसे सवालों की ट्रिक्स होती है, जितने दिन में वो डबल हो रहा है जस्ट उतने दिन पहले ही वह आधा रहा, जस्ट उतने दिन पहले ही वह। जैसे एक छोटा सा सवाल मैं बना रहा हूं, पुनः रिपीट कर रहा हूं मैं इस सवाल को। मान लीजिए कि वह टोकरी में एग इस तरीके से डालता है कि हर 5th डे में वो डबल हो जाता है, हर 5th डे में वो डबल हो जाता है। टोकरी 50 डेज में पूरी भर गई है, आधी कब भरी होगी, 45 डेज में। जागो मोहन प्यारे, हर 5 दिन में डबल होती है ना, तो 5 दिन पहले ही वो क्या रही होगी, तभी तो अगले 5 दिन में डबल हो जाएगी। किसी को अगर जुए में कभी हारना नहीं है
तो एक ऐसा नियम बता रहा हूं कि अरबपति बन जाओगे, मास्टर नहीं बना। पर एक ही नियम होता है, आज जितना लगा के हारे हो कल उसका डबल लगाना है। अरे नीचे लिखा है, इस बात को जानते हुए व्यक्ति के पास धन कभी समाप्त नहीं हो सकता। मान लो 25वें दिन तक तुम हारते ही चले गए, पर 26वें दिन तुमने जितना 25 दिन लगाया था उसका भी ज्यादा अमाउंट रहेगा, तो जब जीतोगे तो पूरी हार एक बार में ही आ जाएगी। पर वो 25वें दिन होगा कि 150वें दिन होगा, ये मुझे नहीं पता है। तो यदि जुए में कभी कोई हारना नहीं चाहता है तो उसका तरीका क्या है? हर दिन जितना पिछली बार हारा था उसका डबल लगाए, पूरे उत्साह के साथ निपटने के लिए तैयार है। एक छोटा सवाल देखिएगा, ये हमें केमिस्ट्री जब होता था तब पढ़ाते थे। एक सवाल देखिएगा, थोड़ा रेडियो एक्टिविटी कभी पढ़ी होगी। एक चींटी है एंट, जो पहले सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय कर देती है, उसेन बोल्ट को भी क्रॉस कर लेती है, इतनी भयानक दौड़ती है। पर अब हर अगले सेकंड में अपनी पिछले सेकंड चली डिस्टेंस का आधा ही चलती है। मतलब अब कितना चलेगी? 25 नेक्स्ट सेकंड में। फिर अगले सेकंड में वह चींटी उस पोल तक 100 मीटर की डिस्टेंस पर है, वो कितने सेकंड में पहुंच जाएगी? पहले सेकंड में 50, दूसरे में 25, थर्ड में 12.5। हर सेकंड में अपनी पिछली डिस्टेंस का जस्ट हाफ। वो कितने टाइम में पहुंच जाएगी? पहली बार में उसेन बोल्ट से पार हो गई है। बढ़िया बढ़िया, कुछ लोगों ने पढ़ा है साइंस। अनंत समय के बाद कभी पहुंच ही नहीं पाएगी गरीब। आइए देखो कैसे, सिंपल सा देखना लॉजिक क्या मैं बताना चाह रहा हूं। 100 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर करनी थी, पहले सेकंड में हवाबाजी तो कर ली, 50 मीटर आ गई। अब कितना चलेगी अगले सेकंड में, और बचा कितना रहेगा? उतना ही। नेक्स्ट सेकंड में कितना कवर करेगी? बचेगा कितना? अगले सेकंड में कितना कवर करेगी? जो भी आ रहा होगा, बचेगा भी। अगले सेकंड में जितना बचा है उतना ही चलेगी। हर बार मान लो 0.00001 चली थी तो बचा भी, पर अब वो अगली बार उतना नहीं चलेगी, उसका वो कभी भी 100 मीटर को क्रॉस या टच नहीं कर पाए। मोहल्ले में हवाबाजी का एक बढ़िया सवाल। एक और सवाल पर आते हैं अभी। अब ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो मैं कहता हूं इसे चॉकलेट का रूल, एक यूनिटरी लॉ कहते हैं हम। अब मॉडर्न लोग, हम गरीब लोग चॉकलेट कहते थे। 3 रुपए की 10 चॉकलेट, तो राजू बताओ 7 रुपए की कितनी चॉकलेट? तो राजू रुपए के नीचे रुपए रखता था, चॉकलेट के नीचे चॉकलेट। क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू हमेशा डिवाइड करती थी और बाकी नंबर का मल्टीप्लाई। सीखा है इसे, यूनिटरी लॉ कहते हैं आज के लोग। हम गरीब लोग चॉकलेट का नियम कहते हैं, 2 रुपए की इतनी तो 5 रुपए की कितनी। समझे कि नहीं? अब ये सवाल देखिए, ये कुछ इसी टाइप के सवाल हैं। When a runner was crossing the 12 किलोमीटर डिस्टेंस मार्कर इन ए रेस, एक धाविका किसी दौड़ में, देखो महिला सशक्तिकरण, 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी, तब उसे यह बताया गया कि उसने दौड़ का कितना हिस्सा पूरा कर दिया? 80%। मतलब 12 किलोमीटर दौड़ का कितना है? तो हमने कहा देखो भाई 80% 12 किलोमीटर है, तो 100% कितना? 100 × 12/80। 20 से 4
3 कितना किलोमीटर की रेस होगी ये मेथड दिमाग में भर लीजिए। 50% सवालों के जवाब जब मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं तो केवल इसी से हल कर देता हूं। उसका कारण है क्योंकि ये लगभग हर क्वेश्चन में लगने की क्षमता रखती है अलग अलग तरीके से। ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड मानता हूं मैं मैथ्स की, जिसमें आप बस इतना लॉजिक लगाएंगे कि फलाना इतने जगह में हुआ तो अब कितने जगह में और होगा। जैसे एक सवाल अभी आगे देखेंगे हम, यूपीएससी ने कहा था कि एक व्यक्ति ने अपने ईएमआई की 12 अपने लोन की 12 ईएमआई पे की, उसने अपना 60% लोन पे कर दिया। दिमाग में आ जाना चाहिए था 60% बराबर, तो फिर टोटल ये चॉकलेट वाला कंसेप्ट आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चनों को इजी करके देगा। और इसकी आदत डालिए, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उसमें मैक्सिमम यही मेथड आपकी मदद करती है। जैसे हो सकता है, ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया, ये यूपीएससी का ही सवाल है, बताइए कि क्या आंसर आएगा इसमें। अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट विथ ए बैंक, अ बिजनेसमैन हैड टू रीपे अ लोन अमाउंट इन सम इक्वल इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट। After paying 18 installments, he found that 60% of his loan was repaid. How many installments were there as per the agreement? इक्वेशन बनाएंगे कैसी? 60% is equal to then 100%। सॉल्व कर देंगे हम तो आंसर आ जाएगा टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी रही होगी। सेम क्वेश्चन 2020 में आया था कि एक स्टूडेंट ने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सारे क्वेश्चन पर 100% मार्क्स मिले, उसने कुल 40% मार्क्स अचीव किए। 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर कितने मार्क्स आ गए? 40%। इस पेपर में कुल कितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे? हम कहेंगे कि अच्छा 40% किसके बराबर हुआ? फिर 10 के। क्या निकालना है? 25। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये वो मेथड है जब आपको बाय ऑप्शन साथ ना दे, जब आपको लगे कि आप प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं, जब आप कोई और मेथड यूज नहीं कर पा रहे, तो ट्राई करिए चॉकलेट का कंसेप्ट, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऐसे सवालों को तो बहुत इजीली टैकल कर देता है ये सवाल बाय ऑप्शन के लिए मैंने पुनः लाया है। जरा बताइए अब आप बाय ऑप्शन कैसे आंसर लाएंगे। जैसे अभी हमने देखा था हनी बी और फूल वाला, एक थैले में 50 सिक्के हैं, 75 रुपए उसकी वैल्यू है, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। तो बताइए 1 रुपए और 2 रुपए के कितने होंगे? 50 कॉइन्स 75 रुपीज, 50 बी हो रहा है। बाय ऑप्शन का मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे ना भैया हम। 15 रुपए के 1 रुपए के कॉइन हुए तो कितने रुपए होंगे? 2 के हुए तो कितने हुए? 35 कॉइन से 70 रुपए। तो 15 रुपए और 70 रुपए कितने हो गए? ये कितने रुपए होने चाहिए थे? बताओ। 35 कॉइन 1 रुपए के और 15 कॉइन 2 रुपए के कितने हुए? क्या ये सही आंसर हो सकता है? कितना चाहिए? 30 और 20। 30 कॉइन 1 रुपीज के, 20 कॉइन 2 रुपीज के, मतलब कितने हो रहे हैं? 3 ऑप्शन गलत है तो हमें चौथे को चेक करने की जरूरत। प्रैक्टिकल मेथडों पर गौर करिए कि हमें सॉल्व कैसे करने हैं प्रश्नों को। यह बढ़िया प्रश्न था 2021 का, और इस सवाल को भी कई बच्चे स्किप करके आ गए थे। वो कह रहा है कि हमें 1840 रुपए का एक बिल पे करना है। हमारे पास टोटल 50 नोट है। वो नोट में कुछ 50 रुपीज के हैं, कुछ 20 रुपीज के हैं और कुछ 10 रुपीज के नोट है।
क्या हम उसे इस तरीके के अमाउंट में पे कर सकते हैं? उसने पूछा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, मतलब नॉट करेक्ट का मतलब गलत पूछा है कि कौन सा गलत है। नॉट करेक्ट मत पढ़ा करिए सेंटेंस को प्लीज, वो कंफ्यूज करता है। क्या पढ़ा करिए उसकी जगह पर? कौन सा रॉन्ग है, गलत है, दिमाग में क्लियर आ जाता है, ताकि हमें पता रहे हमें क्या निकालना है। अब इधर ध्यान देना, यह सवाल बाय ऑप्शन कैसे आंसर निकाल सकते थे। 25 नोट अगर 50-50 रुपए के हुए, मुझे बताओ 50 नोट ही है आपके पास टोटल, उसमें आधे नोट आपने 50-50 के ले लिए, कितना अमाउंट हुआ ये? 1250 रुपए। कितना हुआ? 1250। वो कहता है बचे हुए आप 20 और 10 कोई भी ले सकते। मैंने कहा 20 का बड़े से बड़ा लेंगे हमेशा, ताकि पता चल जाए हो पाएगा कि नहीं। 20 रुपए के पूरे बचे हुए 25 नोट ले लिए मैंने, कितने रुपए पे कर पाऊंगा? कितना पे कर सकता हूं ज्यादा से ज्यादा? कितना पे करना है? क्या यह संभव है कि इस अमाउंट में हम पूरा 1840 का बिल दे पाएंगे? नहीं। नोट मेरे पास फिक्स्ड है, कितने हैं? केवल 50। तो पहले वाले तरीके से अमाउंट पे 35 नोट 20-20 रुपए के हैं। अगर 35 नोट 20-20 रुपए के हैं तो कितना रुपए हो गया ये? 700। 35 नोट चले गए, अब कितने नोट बचे? सबसे बड़ा ले लेते नोट 50-50 का। 15 नोट 50-50 के हुए, तब भी कितना दे पाओगे ज्यादा से ज्यादा? 700। कितना दे पाए? बिल कितने का था? क्या इस कॉम्बिनेशन में बिल पे हो पाएगा? तीसरे पर आइए, 20 नोट 10-10 रुपए के दे दिए तो 20 नोट 10-10 रुपए के 200 रुपए हो गए। अब नोट कितने बचे? 30, क्योंकि टोटल नोट कितने देने हैं? 50-50 वाले दे देते हैं। 30 नोट अगर मैंने 50-50 के भी दे दिए तो भी मैं ज्यादा से ज्यादा, कितना अमाउंट होगा ये? बिल कितने का था? क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? हम ऐसे सवालों को न छोड़े, भले वो बड़े दिख रहे हो, प्रैक्टिकली देखोगे, हाथ सॉल्व करके देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये हमारे सामने। मेरी बात समझ में आ रही है? आज हम अगर कोई चीज सीख रहे हैं तो ये सीख रहे हैं कि हल कैसे करते हैं। हम किसी प्रकार की इस बात के दावे नहीं कर रहे हैं कि ये तरीके 100% सवालों में लगेंगे, लेकिन अगर ये 10 क्वेश्चन में भी लगते हैं तो मेरे लिए मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन का ही तो टारगेट है भाई। कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग भी तो बचे हैं। हम 10 क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स में डील कर पाए तो बहुत बढ़िया से आंसर निकल आएंगे। जैसे ये सवाल, हाँ बट बहुत लेंदी जाएगा, क्योंकि आप कितने तरीके बना पाओगे? 3 ऑप्शन थे, तीनों को चेक कर लिया कि बन पा रहा है कि नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का है, बहुत कठिन क्वेश्चन मानते हैं हम इसे, पर मेरे हिसाब से घटिया सवाल होगा अगर हम अपने आप को बाय ऑप्शन में कन्वर्ट करें। वो कहता है कि एक ट्रेन है जो 63 किलोमीटर की एवरेज स्पीड से एंड देन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर इन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स इनिशियल स्पीड। 63 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर करती है एक्स से, और प्लस 72 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है एक्स प्लस, उसे कुल 3 घंटे का समय लग जाता है। एक औसतन चाल है जिससे वो 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अपनी प्रारंभिक चाल से 6 की स्पीड बढ़ाकर वो 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसे कुल 3 घंटे का समय लगता है। तो बताइए उसकी शुरुआत की स्पीड क्या होगी? अगर मैं इसको मेथड से सॉल्व करूंगा ना तो यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण। इतना टाइम एग्जाम हॉल में नहीं है। मान लेते हैं कि 24 सही आंसर होगा। अगर 24 सही आंसर होगा तो 63/24 और 72/30, क्योंकि 6 ज्यादा था ना, मैंने इसे सॉल्व कर दिया। मान लेते हैं कि 3 से कैंसिल किया, 8 बार 21, ये तो दशमलव में कुछ आएगा, जबकि कितना आना चाहिए एग्जैक्ट? 3 घंटे। छोड़िए इसे। 63/33 प्लस 72/39,
ये तो डिवाइड ही नहीं हो पाएंगे प्रॉपर, 11 आ जाएगा, दशमलव में उत्तर आएगा। 63/42 प्लस 72/48, 21 से कैंसल किया 3/2, 24 से कैंसल किया 3/2, 1.5 और 1.5। क्या कहेंगे हम इस सवाल में? मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये अब थोड़ा लेवल अप किया मैंने। ऐसे सवाल जहां आपको लग रहा है कि आपने आधा तो कर लिया, लेकिन अब आपको लग रहा है कि यार वहां तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, कैसे हल कर सकते हैं? इमीडिएटली दिमाग में आना चाहिए कि क्या कर लेते हैं, ऑप्शन। हल कैसे करते हैं इस पर गौर करिए। देखो मेथड तो कोई भी बता देगा कि देखो बेटा ऐसे हल करना है। मैं ये बताना चाह रहा हूं एग्जाम हॉल में किस सवाल में हमें कैसी चीजें याद आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां भी बन रहे हो वहां बाय ऑप्शन अपनाइए, आंसर जल्दी आएंगे। बस ज्यादा चेहरे भयानक न करिए, मैं जा रहा हूं। एक सवाल इसको देख लेते, टाइम डिस्टेंस वाला। फिर मैं एक आखिरी दिखाना चाह रहा हूं जो एक अच्छा सवाल लगता है मुझे कि मास्टर भी तो हवाबाजी करना चाहता है, उस सवाल तक जाने के लिए इसको कर लीजिए, फिर डायरेक्ट उसी पर आता हूं। अब इतना सिखाने के बाद भी उत्तर ना आए तो अपने आप को आईने में देखकर पूछना कि क्या भरा पड़ा है, ताकि कुछ तो पता चले कि आंसर अभी तक नहीं आ रहे हैं। 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है 8 घंटे में। कुछ दूरी वह 4 की स्पीड से चलेगा, कुछ दूरी 10 की स्पीड से। कितनी दूरी वह 4 की स्पीड से चलेगा ये पूछ रहा है। मुझे बताओ ऑप्शन था कितना? अगर 10 किलोमीटर पैदल चल रहा है तो साइकिल से कितना चलेगा? बचा हुआ 40, ये है ना हमारे पास। 20 चलेगा पैदल तो बचा हुआ, पैदल चलेगा 30 तो बचा हुआ, पैदल चलेगा 40 तो बचा हुआ। मतलब वह 10 40 30 20 20 30 40 10 ऐसी कॉम्बिनेशन में चल सकता है। प्रैक्टिकल सोचो, 10 किलोमीटर तुम्हें कहीं जाना है और तुम 4 की स्पीड से चल रहे हो, कितना टाइम लगेगा? 2.5 घंटे। 10 के हिसाब से 10 किलोमीटर 4 के हिसाब से कितना लगेगा? प्रैक्टिकल सोचो, 10 किलोमीटर जाना है, साइकिल 4 से चल रही है, 4 4 8 और 2 मतलब 10, 2.5 घंटे लग जाएंगे। 40 किलोमीटर 10 के हिसाब से कितना घंटा लग गया? 7.5। कितना लगना चाहिए था? हमने कहा नहीं हो सकता। 20 किलोमीटर 4 के हिसाब से 5 घंटे। 30 किलोमीटर 10 के हिसाब से कितना हो गया? हमने कहा महोदय आंसर होगा, चेक ही नहीं करना पड़ा अगला 2 को। बाय ऑप्शन को अपने अंदर लाइए कि जब मुझे मैथमेटिक्स में कठिन सवाल लगेंगे मैं कोशिश करूंगा कि उसे कैसे हल करें, बाय ऑप्शन। आ रहे सबसे आखिरी वाले कठिन टाइप के सवालों पर। ये चेस टूर्नामेंट वाला तो हमने देख लिया था, ये पासे वाला मेरा टॉपिक देख लेना, व्यू बढ़ जाएंगे थोड़े से। लाइक शेयर भी कर दिया करना। ये 3 सवाल 2018 में आए थे। सोचो एक साल में 3 क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए जो बिल्कुल घटिया सवाल है तो आंसर आसानी से निकलते। एक छोटा सा नियम मैं बताता हूं पासे में, कि अगर 2 नंबर किन्हीं 2 डायग्राम में कॉमन हो, पासे के किसी भी 2 डायग्राम में अगर 2 नंबर कॉमन है, क्योंकि एक पासे के डायग्राम में कितने नंबर होते हैं? 3 में से 2 कॉमन है 2 डायग्राम में, तो बचे हुए दोनों हमेशा अपोजिट होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहां पर कि लाइन और ये 2 डॉट, लाइन और 2 डॉट, क्या दावा करेंगे आप? 1 के अपोजिट। फिर से आइए, लाइन और 3 डॉट, लाइन और 3 डॉट 2 के अपोजिट। अब तीसरी जोड़ी पता चल गई ना भाई। फिर 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4, तो उस लाइन के अपोजिट 6 नहीं, उसने एक नया सिंबल यूज किया है, तो हम कहेंगे लाइन के अपोजिट x। केवल एक नियम पढ़ा है मैंने, 2 लोग कॉमन हैं तो बचे हुए दोनों अपोजिट होते हैं। 2018 का सवाल है ये। 3 क्वेश्चन देखेगा क्या पूछा था महोदय ने। एक डॉट वाले के अपोजिट कितने डॉट होंगे? इससे ज्यादा घटिया क्या हो सकता था?
एक के अपोजिट में। दूसरा सवाल, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विथ टू डॉट? टू डॉट वाले के अपोजिट के लिए। अगला सवाल, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विथ द क्रॉस? क्या कहेंगे हम लोग? देखो, ऐसे सवाल अगर छोड़ के आए ना, तो मैं तो मानता हूं कि ऐसे व्यक्ति का कलेक्टर बनना ठीक भी नहीं है। देखो, ऐसा व्यक्ति कलेक्टर बना, क्या होता है मैं बताता हूं। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, छोटा सा कोई मैथमेटिकल चीज आपके सामने आई और आपने अपने सेक्रेटरी से बोला कि भाई इसको जरा एक्सप्लेन करो। वो सेक्रेटरी मोहल्ले में हवाबाजी करके आएगा, मेरे कलेक्टर को क्या आता है? गणित तो आता ही नहीं, मुझे को ही बताना पड़ता है। पूरी संस्था पर सवाल खड़ा होता है कि बताओ यूपीएससी कैसे कैसे लोगों को कलेक्टर बना रही है। तो इंस्टीट्यूशन ये जानना चाहता है कि एक बेसिक आइडिया उसके पास होना चाहिए। बहुत बड़ा मैथमेटिशियन ना हो, लेकिन इतना तो पता कर सके कि हाँ, कहां पर डेटा कैसा दिया गया, उसको रीड कर सके, समझ सके, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारा वहां साथ दूंगा। जहां यूपीएससी ज्यादा टिपिकल सवाल कर रही, जरूरत नहीं इतना कठिन पूछने की। लगाइए डाउट अपना नियम, अगर अपोजिट टू 3 बताना है, दो लोग अगर कॉमन है, कहीं भी ढूंढो दो लोग जो 3 के आसपास हैं, 6 to 6 2, 3 के अपोजिट। देखो, अब एक दिन में मास्टर क्या सिखा सकता है, देख लो, इतना कुछ सिखा दिया तुम लोगों को। फीस जमा कर देना बाद में मेरे अकाउंट में। अब ध्यान से सुनिएगा मैं जो बताने जा रहा हूं, ये मेरा फेवरेट सवाल है। ये सवाल 2023 में 2 पूछे थे, वैसे 2018 में भी है इसका सवाल, 2013 में भी है। एक सवाल ऐसा आता है कि किसी थैले में, पहले मैं इस सवाल पे नहीं आ रहा हूं, एक थैले वाले सवाल पर आते हैं, जहां पर एक थैले में 5 रेड बॉल हैं, 4 येलो बॉल हैं और 6 व्हाइट बॉल है। एक थैले में 5 लाल गेंद है, 4 पीली गेंद है और 6 सफेद गेंद। ठीक है, रेंडमली विदाउट सीइंग द बॉल्स समवन टेक आउट द बॉल्स। बिना देखे वो बॉल निकाल रहा है और बिना देखे, रेंडमली, कोई पैटर्न नहीं है। वो कितनी बॉल निकाले ताकि एक ही रंग की 2 बॉल जरूर निकले, 2 बॉल्स ऑफ सेम कलर। कितनी गेंद निकाले कि गारंटी होगी कि एक रंग की 2 बॉल तो होगी ही। दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में पॉसिबिलिटी के आंसर आते हैं। मैं यहां पॉसिबिलिटी नहीं कह रहा हूं, गारंटी की बात कर रहा हूं मैं। कितनी बॉल निकाले कि गारंटी हो जाए कि एक रंग की 2 बॉल तो निकली होगी? किसी का आंसर मैं ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है। ये 10 है। एक ही ऑप्शन, ए आंसर, ए आंसर लगा दो। अब तय हो गया है कौन दिल्ली में जीत गया है, लगाओ निशान। ए, बी, सी, डी, ई। बढ़िया। अब इसका मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, लॉजिक। कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो फार्मूला होगा, कंसेप्ट बताऊंगा। जैसे इवेंट्स टुगेदर बताया था, जिंदगी भर, उम्र के 80 साल में भी नाती पोती को अब बता सकते हो कि बेटा एलसीएम वही लगेगा जहां इवेंट्स टुगेदर होंगे। अब वही चीज सिखा रहा हूं जो नाती पोती को उम्र के 80 साल में सिखा सको, क्योंकि तब मैं रिटायर हो जाऊंगा। तब तक कोई आना मत बीच में कमाने के लिए। अब इधर ध्यान देना। In such type of question we think about the worst situation। हम इस बारे में सोचते हैं कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। देखो, किस्मत तो यह है कि मैंने 2 गेंद निकाली और दोनों एक ही रंग की निकल गई, ये किस्मत है। मैं सबसे बुरा सोच रहा हूं।
सबसे बुरा यह हो सकता था कि पहली गेंद रेड निकली, दूसरी गेंद पीली निकली, तीसरी गेंद व्हाइट निकली। इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। यहां चौथी गेंद इन्हीं में से कोई एक होगी। मैंने ये थोड़ी कहा था कि कोई पर्टिकुलर कलर की दो चाहिए, मैं तो कह रहा था मुझे किसी एक रंग की अगली जो चौथी बॉल होगी वो इन तीनों में से ही कोई ना कोई होगी। मतलब मुझे कितने गेंद की जरूरत पड़ेगी? जितने कलर उससे एक ज्यादा। मान लो यहां 4 कलर होते तो गेंद, 5 कलर होते तो गेंद, 10 कलर होते तो गेंद। ठीक है, अभी जीवन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो प्रारंभ हुआ है। ध्यान से सुनना। अब वो एग्जामिनर बदमाशी ये कर रहा है कि वो 2 गेंद व्हाइट कलर की ही निकले। कितनी गेंद निकालनी पड़ेगी कि वो 2 गेंद व्हाइट कलर की ही निकले? सबसे बुरा सोचो, सबसे बुरा आपकी जिंदगी का उससे ज्यादा खतरनाक दिन नहीं था। हम कहेंगे सर इतना ही बुरा हो सकता है, 5 गेंद सफेद बोलिए, मैंने कौन सी बोलिए? 2 गेंद सफेद। दिन इतना खराब था कि 5 गेंद लाल निकल गई, 4 गेंद पूरी पीली निकल गई। 9 गेंद निकालने के बावजूद मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। फिर मैंने झूठे सर्टिफिकेट बनाए और 2 अटेम एक्स्ट्रा लिए। कहीं और मत जाना। तो कितना बुरा हो सकता था? इतने, इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? 9 गेंद पूरे दूसरे कलर की निकल गई, वो निकल ही नहीं रही थी, पर अगली 2 गेंद उसके बाद तो उसी कलर की होगी। मुझे कितनी गेंद निकालनी पड़ेगी? 11। अब बताओ, अगर वो लाल रंग की 2 गेंद चाहता हो तो सबसे बुरा क्या हो सकता था? 6 गेंद निकाल दी महोदय बेचारे ने, 6 गेंद व्हाइट निकल गई, 4 पीली निकल गई, 10 निकलने के बावजूद लाल हाथ में नहीं आई थी। अब 12 गेंद में गारंटी है कि 2 गेंदें रेड कलर की तो होगी। लॉजिक सीखिएगा। लॉजिक क्या है? सबसे बुरा सोचो, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता है। मान लो सवाल होता हर रंग की एक एक गेंद निकले, ये गारंटी होनी चाहिए, हर रंग की एक गेंद, प्रत्येक कलर की एक गेंद निकले, 1 बॉल ऑफ ईच कलर। तो सबसे बुरा सोचते हैं। सबसे बुरा यह हुआ कि पूरी ज्यादा से ज्यादा जो 6 गेंदें थी वो निकल गई व्हाइट वाली। सबसे ज्यादा जो रेड गेंदें थी वो भी निकल गई, 11 गेंद निकल गई। लेकिन अभी तक मुझे जो तीसरे कलर की गेंद चाहिए थी वो नहीं थी। लेकिन अब इससे ज्यादा बुरा, आखिरी गेंद अब येलो आना ही है। हम कहेंगे कि तीनों अलग अलग कलर की गेंद आनी ही चाहिए। इसकी ट्रिक्स होती है कि जितनी मैक्सिमम नंबर है सबको जोड़ते चलो, मैक्सिमम 1, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 4, जितने भी होंगे, और लास्ट में 1 कर दो। जैसे मान लो 4 हैं तो 3 मैक्सिमम 1, 3 कलर हैं 2 मैक्सिमम 1, 10 कलर हैं 9 पूरे मैक्सिमम, और लास्ट वाले का 1। एक और लॉजिक, बिल्कुल जैसे अभी कुछ लोगों के मन में आएगा सर 5 और 4 9, तब भी तो आ सकता था। वो किस्मत थी। कैसे? कि वो सबसे कम कलर वाली निकल गई, पर मेरे 11 जो मैंने जो 12 बताया उसमें तुम्हारी ये वाली कंडीशन भी अगर आ गई तब भी उत्तर आएगा ही। तुम जो सोच रहे हो एक स्पेसिफिक सिचुएशन होगी कि सर 5 और 4 निकल जाए तो ये होगा। मैंने कहा ऐसा नहीं हुआ तो ये भी तो हो सकता था, पर 12 में तो सब आ गए ना। कम जो निकलने वाले 10 थे वो भी आ जाएंगे पूरे 12। मैं सवाल की संभावना नहीं पूछ रहा हूं, गारंटी पूछ रहा हूं। अब दिन कितना खराब हो सकता है कि एक पूरा कंप्लीट सेट निकल जाए। एक पूरा कंप्लीट सेट चाहिए मुझे। सबसे बुरा सोचो कि क्या हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हारे पास 4 रेड, 5 रेड, 4 येलो और 6 व्हाइट हैं, और तुम्हारा सपना है कि एक पूरा सेट निकल जाए। बहुत बढ़िया। दिन इतना खराब था कि 5 में से 4 रेड निकल गए, 5वां रेड निकला ही नहीं। 3 येलो निकल गए, लेकिन चौथा येलो निकला ही नहीं। 5 व्हाइट निकल गए, 5 4 9 और 3
12 गेंद निकल गई मुझसे, लेकिन अभी भी कोई एक सेट नहीं निकल पाया। दिन इतना खराब हो सकता था, लेकिन अब कोई ना कोई एक सेट तो गारंटेड आ जाएगा, क्योंकि 3 ही बॉल बची है, 3 ही कलर थे। हम कहेंगे कि 13 गेंद में गारंटेड कोई ना कोई एक पूरा सेट आया ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आइए जरा मुलाकात करते एग्जामिनर से। फिर वो गरीब कह रहा है कि राज, ये वही राज है, नाम सुना होगा। राज हैज 10 पेयर ऑफ रेड शूज, 9 पेयर ऑफ व्हाइट शूज, 8 पेयर ऑफ ब्लैक शूज। इसके आईडी भेजो। इतने जूते पहन के क्या कर रहा है ये आदमी? 10 जोड़े लाल जूते हैं, 9 जोड़े सफेद जूते हैं, 8 जोड़े मतलब पेयर काले जूते हैं। If he randomly take out the shoes one by one from the box without putting them back to pick a pair of red shoes to wear, पहनने के लिए चाहिए उसे, what is the maximum number of attempt he will have to make? उसे अधिकतम कितना प्रयास करना होगा? सबसे बुरा सोचना है। देखो, लॉजिक मैंने बताया, तुम्हें फार्मूला नहीं याद रखना है, क्या सोचना है, इससे ज्यादा बुरा जिंदगी में क्या हो सकता है। 9 अटेम्प्ट में कुछ नहीं हुआ, 2 एक्स्ट्रा लेने पड़ गए, उसमें भी सर्टिफिकेट झूठे लग रहे। आइए, पहनने के लिए जूते चाहिए, और जूतों में एक लेफ्ट होता है और एक, सारे जूते एक जैसे नहीं है। लाल जूते चाहिए थे उस गरीब को। हमने कहा भाई दिन इतना खराब हो सकता था कि पूरे 9 जोड़े सफेद जूते, दैट मींस कुल 18 शूज व्हाइट कलर के निकल गए, पर उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। नेक्स्ट 8 पेयर कौन से निकल गए? 34 शूज वो निकाल चुका है, लेकिन अभी तक उसकी ख्वाहिश पूरी, 10 पेयर है उसके पास। दिन इतना खराब हो सकता है कि पूरे 10 जूते राइट पैर के निकल गए गरीब के, पूरे 10 जूते एक ही पैर के निकल गए। इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है बेचारे के साथ। वो 44 शूज निकाल चुका है, लेकिन उसे अभी भी रेड शूज पहनने का पेयर, लेकिन अब जो 45वां शूज निकलेगा उसमें उसकी ख्वाहिश, इससे ज्यादा बुरा दिन नहीं हो सकता था। उसे मैक्सिमम 45 बार ट्राई करना पड़ सकता है, ये मैक्सिमम है। किस्मत तो ऐसी हो कि हाथ डाला और सीधा रेड का ही पेयर निकला। हम क्या सोच रहे हैं? सबसे वर्स्ट, क्योंकि उसमें गारंटी है कि इससे ज्यादा बुरा, मुझे बताओ इससे कोई बुरा हो सकता है? आंसर आएगा 45। सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। थोड़ा मैं पीछे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? ए बॉक्स कंटेन 14 ब्लैक बॉल्स, 20 ब्लू बॉल्स, 26 ग्रीन बॉल्स, 28 येलो बॉल्स, 38 रेड बॉल्स एंड 54 व्हाइट बॉल्स। इतनी गेंदों का थैला है। मतलब डब्बे में कहां से इतनी गेंद आएगी? इफ एनी n balls are drawn at random from a box in such a way that they contain at least one complete set of one color, then the smallest number of n is 175. कोई एक कंप्लीट सेट निकल जाए उसके लिए 175 गेंद की जरूरत पड़ेगी। क्या लॉजिक लगाना चाहिए था? सभी में से एक एक बॉल कम कर दो। अब देखो, इसको जल्दी हल करने का तरीका यह है कि कितने कलर हैं टोटल? 6। तो सभी में से ये टोटल गिनना पड़ेगा, सभी में से एक एक कम कर लेते हैं। 13, 19, 25, 27, 37, 53 प्लस
आखिरी में +1 करेंगे ना, ये +1 उसके बाद जोड़ेंगे हम इसे 53 1 क्यों समझ गए ना, सबके एक एक कम करके निकाल दिया, आखिरी में अब जो भी बॉल निकलेगी वो अपने आप एक सेट बन जाएगा। जोड़ करके देखेंगे तो एग्जैक्टली कितना आएगा, ये 175। दूसरा सवाल था, यदि डिब्बे में यादृच्छिक रूप से कोई एम गेन इस प्रकार निकाली जाए कि उसमें हर रंग की, थोड़ा हिंदी यहां कंफ्यूज कर सकता है, हरा पढ़ लेगा बंदा, हर रंग की कम से कम एक गेंद निकले, मतलब प्रत्येक कलर की एक गेंद निकलनी ही चाहिए, तो उसके लिए 167 बॉल। अब हम इसमें क्या सोचेंगे, मैक्सिमम। मैक्सिमम सबसे ज्यादा कौन है, 54, पूरे 54 ले लिए मैक्सिमम। उसके बाद 38 28 26 20 सबको जोड़ देंगे तो 166। उसके बाद एक गेंद तो रहेगी ही, अब उसके बाद तो आंसर आएगा 167। सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उस सवाल के पीछे का लॉजिक। ऐसा कोई भी सवाल तुम्हारी लाइफ में आए कि कितने निकालने पड़ेंगे कि इसकी गारंटी हो, तो क्या याद रखेंगे हम लोग, सबसे बुरा सोचिए। समरी कर दे रहा हूं मैं। पहला हमने सीखा कि इस दुनिया में जब भी घटनाओं को एक साथ करना हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी, एलसीएम। दूसरा, कुछ भी ना आए तो बाय ऑप्शन। तीसरा, ऐसे सवाल जहां छोटे छोटे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। चौथा, चॉकलेट का नियम कि जहां पर भी हमें लगेगा कि भाई इतना इतना था तो फिर 100 कितना होगा। और पांचवा, जब ऐसे सवाल आ जाए तो क्या सोचेंगे, सबसे वर्स्ट। पांचों बातें बिल्कुल क्लियर हुई है। पांचों बातों का लक्ष्य यह है कि हम इस टाइप के मेथड यूज करके मैथमेटिक्स में लगभग 10 सवालों को हल कर सकते हैं। कोई दुख है जीवन में, मतलब अरे जीवन का जीवन मतलब ये यहां जो बिताया आप लोगों ने, उस जिंदगी में कहीं कोई दुख है तो बताएं। कॉम्प्रिहेंशन के लिए घबराओ नहीं, मैंने अभी एक यूट्यूब पर अभी फर्स्ट क्लास ही दी है, अगर आप में से किसी ने देखी हो, अभी एक क्लास आई और उस क्लास को आप देख लीजिए, यकीन मानिए कि आपके कॉम्प्रिहेंशन का आधा दुख उस सिंगल क्लास के अंदर खत्म होगा। उसमें जो बातें बताई गई हैं, मेरा नाम सर्च करिए, शेयर, लाइक और कमेंट्स, जितना हो सके हर जगह बताना है कि सीसेट केवल किनसे करना है, माहौल बने रहना चाहिए, क्योंकि राजा को फर्क नहीं पड़ता है कि जीत हो या जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस समय फ्लैट 50% डिस्काउंट और लगभग 6 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन ऑफर आपको दिया जा रहा है। लेकिन उसके साथ मृणाल सर के इकोनॉमिक्स का कंप्लीट एक बड़ा नोट्स है। ये जितना फोटो आप देख रहे हैं उसकी तुलना में काफी बड़ा एक कंप्लीट नोट्स आपको दिया जा रहा है। ये नोट्स लगभग 1200 रुपए के हैं। आप यदि इस समय सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, लेकिन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। कई सारे नए बैच 11 फरवरी, 13 फरवरी और 10 फरवरी से स्टार्ट किए गए हैं, जिन्हें आप अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। पहली बार रिकॉर्डेड सीसेट क्लास केवल आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर हम लेकर आ रहे हैं 2999 में, जिसमें आपको मिलेगा प्री का कंप्लीट पैकेज सी सेट का, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डीआई के साथ साथ आपके कंप्लीट पीवाईक्यू क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज भी सॉल्व करते चलते हैं। और सबसे जरूरी, सी सेट का यह केवल 24 आवर का ही ऑफर है। आज अभी समय जब आप ये क्लास देख रहे हैं, देख लीजिए कि 24 आवर्स तक ही आपको ये प्राइस अवेलेबल रहेगा। 2999 सी सेट कंप्लीट पैकेज रिकॉर्डेड क्लास का, जो लगभग 100 आवर से ज़्यादा का है, केवल 24 आवर के लिए इस प्राइस में अलाउ किया गया है। सभी को मैं चाहूँगा कि अगर सी सेट इस बार क्लियर करना है तो इस बैच या इस क्लास को मिस मत करिएगा।